आलोक आईएएस अकेडमी चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोगों ने ये तय किया कि क्यों ना सिंधु घाटी पर एक परिचर्चा की जाए। श्रीमती मोनिका पांडे मैडम और हम दोनों लोग मिलकर के आपके लिए एक परिचर्चा लेकर के आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता पे। जी मैडम। सिंधु घाटी के नाम से हम सभी परिचित हैं। आरंभिक शिक्षा से लेकर अपनी शिक्षा पूर्ण करने तक हमने कई बार इसका नाम सुना, अखबारों में भी लेख इसके बारे में हम पढ़ते रहे हैं। सिंधु नदी के नाम से भी हम सभी परिचित हैं। लेकिन आखिर इस सभ्यता का महत्व क्या है? जब भारतीय इतिहास का अध्ययन अंग्रेज़ों ने शुरू किया हमारे देश में, तो वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समय को ही भारत का ऐतिहासिक काल मानते थे। लेकिन जब हड़प्पा की खोज हुई तो ये पहली बार ज्ञात हुआ कि भारतीय सभ्यता मात्र 2500 वर्ष पुरानी नहीं है, बल्कि इसका आरंभ बिंदु उससे भी कहीं पीछे इतिहास में 4-4.5 साल पहले, और जब इतनी नगरीय सभ्यता थी तो शायद उससे भी पहले रहा होगा। और कुछ लोग तो कहते हैं कि भगवान राम का काल इंडस वैली में जाता है। ये एक ऐसी परिचर्चा है जिसमें डिस्प्यूट हो सकता है, लेकिन फिर भी हम ये जरूर मानते हैं कि जो लोग अंग्रेज हम पर हंसते थे कि आपकी तो सभ्यता ही वैदिक काल से शुरू होती है, और जब इंडस वैली की खोज हुई तो उनका मुंह सूख के तवड़ा पिल्ला जैसा हो गया था। मैं कहूँ अगर कि वो इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि जिस देश को हमने गुलाम बनाया है वो दुनिया की सबसे बेहतरीन सभ्यताओं को वहन करती है। बिल्कुल। मेसोपोटामिया की सभ्यता उस समय तक की ज्ञात नगरीय सभ्यताओं में सबसे प्राचीन थी, और भारत में मेसोपोटामिया के समकालीन बल्कि उससे भी 1000 साल पहले से सिंधु घाटी जैसी विकसित सभ्यता का विकास इतिहासकारों के लिए एक आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना थी कि क्या भारतीय इतने विकसित थे। क्योंकि मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी आदिमता के लक्षण मिलते हैं, उतना विकास का लक्षण नहीं मिलता। अगर हम उसकी नगरीकरण की तुलना करें तो आज भी हमें इतने विकसित नगर नहीं दिखाई देते जितने सिंधु घाटी की सभ्यता में थे। हाँ, शहर की मात्रा पर एक डाउट है। कुछ लोग कहते हैं कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो उसमें जो कैनाल सिस्टम मिला है, जो नहरीकरण मिला है, जो नहर मिले हैं, उससे उन्होंने एग्रीकल्चर में एक तरह की क्रांति लेकर के आया जो इंडस वैली में नहीं मिलती है। इस बात को लेकर शहरों को लेकर कभी कंफ्यूजन है। कुछ लोग कहते हैं मेसोपोटामिया में बेहतर शहर थे, कुछ लोग कहते हैं इंडस वैली में, बट भव्य शहर मेसोपोटामिया में ज़्यादा थे। लेकिन बड़ी सभ्यता इतनी लार्ज स्केल में कई लाख यानी करीब 6,80,000 स्क्वायर किलोमीटर से 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक की जो सभ्यता है वो इंडस वैली की है। दूसरा एक बात और है कि इंडस वैली की जो सभ्यता है, जो सिविलाइजेशन है, ये सिविलाइजेशन शहर तो इसके पहले भी सभ्यताओं में मिले हैं, लेकिन इसे सिविलाइजेशन क्यों कहा गया है, इस पर हम लोग अभी पर चर्चा करने जा रहे हैं। जी, एक बात और जो मैं आपको बताना चाहूँगी मेसोपोटामिया की तुलना में सिंधु सभ्यता, मेसोपोटामिया का एरिया बहुत लिमिटेड था, पर अगर हम सिंधु घाटी की सभ्यता का एरिया देखें, जैसे भारतीय उपमहाद्वीप आज एक विशाल भूमि है, उसी तरह सैंधव काल में भी ये सभ्यता बहुत बड़े एरिया में फैली हुई थी। और हम ये भी कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया पे तो पूरा एक्सप्लोरेशन हो चुका है, पर सिंधु सभ्यता का एक्सप्लोरेशन तो अभी आरंभिक अवस्था में ही है। बिल्कुल, क्योंकि उसमें जितने भी अभी लेयर्स की खुदाई अगर हमें देखें कि ये अगर धरती है हमारी, तो इसमें अगर हम लेयर्स बना दें तो जब सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हुई है ऐसे करके चरण, तो 16 चरणों तक खुदाई हो चुकी है, लेयर्स तक 16 लेयर। और इसके नीचे जो खुदाई नहीं हो पाई, जहाँ वाटर पानी इतना ज़्यादा आ गया है कि हम खुदाई ही नहीं कर पाए, एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए। लेकिन जो वेस्टर्न इतिहासकार हैं वो इस बात की आलोचना करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में उतने भव्य नगर केवल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे, इससे ज़्यादा भव्य नगर हमें मेसोपोटामिया में मिले हैं। लेकिन जैसा कि मैम ने कहा कि अभी तो पूरी खुदाई हुई नहीं है, तो हम सिंधु घाटी के बारे में, क्योंकि अब वो पाकिस्तान के एरिया में पूरा एरिया चला गया है, तो बहुत ज़्यादा कुछ खोज नहीं कर सकते। और भारत क्षेत्र में सिंधु घाटी के जो भी क्षेत्र हैं वो इतने डेंसली पॉपुलेटेड हैं और हज़ारों साल से उसके ऊपर शहर बसे हुए हैं, तो उनकी खोज कर पाना बहुत मुश्किल कार्य है। और यही वजह है कि हम मेसोपोटामिया के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के मामले में भी हमारा ज्ञान आरंभिक अवस्था में है। और दूसरी जो कारण है जिसकी वजह से ऐसा है वो है सिंधु सभ्यता की लिपि का अभी तक पढ़ा न जाना। बिल्कुल। और जो मैं अभी पीछे बात कह रहा था कि कोई भी इसके पहले की सभ्यताओं में भी मैम शहर मिले हैं, लेकिन उसे नगरीकरण नहीं कहा गया।
तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि शहर दो तरह के होते हैं। अगर हम देखें, अगर सिटी की बात करें तो दो तरह की सिटी होती है। एक होती है फॉल्स सिटी और एक होता है ट्रू सिटी। तो जो ट्रू सिटी है उसमें और फॉल्स सिटी में अंतर क्या है? ट्रू सिटी में सिटी तो होता ही है उसके साथ में उसकी राइटिंग्स होती है। अगर राइटिंग्स और सिटी मिल जाए तो वो सभ्यता सिविलाइजेशन कहलाती है। और अगर हम नगरीकरण के पूर्व के चरणों को देखें तो सरप्लस प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर होना बहुत ज़रूरी है, जो कि नगरीकरण का आधार है। क्योंकि नगर के लोगों के लिए अगर पर्याप्त मात्रा में खाद्य पदार्थ ही उपलब्ध नहीं होगा तो वो अन्य कामों को कैसे कर पाएंगे, सिर्फ कृषि कार्य में लगे रह जाएंगे। तो जो मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी की सभ्यता की तुलना करते समय ये कहा जाता है कि उनकी कृषि ज़्यादा विकसित थी और हमारे यहाँ कृषि संभवतः कम विकसित थी। ऐसा नहीं है, क्योंकि नगरीकरण होता ही है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के बाद। बिल्कुल, लेकिन एक चीज़ है ना, वहाँ पर शहरों और शहरों के आसपास सिंचाई के लिए कृत्रिम व्यवस्था थी, यानी कैनाल सिस्टम। तो जो सिंधु सभ्यता की बात अगर हम करें तो यहाँ तो पर्याप्त मात्रा में नदियाँ उपलब्ध रही हैं सिंचाई के लिए, और कुओं से भी सिंचाई करना सीख लिया था। हमें शोर्त भूमि में नहर भी मिली है। हम हो सकता है कि हमारे यहाँ की नहरें गाद से भरने के कारण मिल ना पाई हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, महसूस होता है कि सिंधु सभ्यता वालों ने भी सिंचाई के साधनों की खोज कर ली थी और वो प्रयोग करते नहीं, लेकिन अगर एक तरफ उसमें देखें कि अगर इतनी ज़्यादा नहरें नहीं थी या थी तो फिर हमारे शहर भी भव्य होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पूरी इतनी खुदाई हुई है, कहीं से भी एक तो जगह छोड़ करके ऑर्गेनाइज जो कृत्रिम तरीका है कुएं से सिंचाई वाला, कुएं से सिंचाई तो आज़ादी के पहले भी होती थी, लेकिन वो बहुत कम मात्रा। कुएं से आप बहुत ज़्यादा सिंचाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारत जैसे क्षेत्र में हर जगह कुआं खोदा ही नहीं जा सकता है। जी, यहाँ मैं समझती हूँ सर कि राजनीतिक कारण भी उत्तरदायी रहे होंगे मेसोपोटामिया की भव्यता और सिंधु घाटी के सामान्य रहने के। मेसोपोटामिया में हमें दैवीय राजा की संकल्पना और प्रीस्ट किंग की जो वहाँ पे मूर्तियाँ मिली हैं, इसका मतलब वहाँ राजतंत्र विकसित हो चुका था। और सिंधु सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हम आज भी दावे से नहीं कह सकते। मुझे लगता है कि सिंधु सभ्यता लोकतंत्रात्मक थी, और लोकतंत्र क्योंकि समतावादी होता है इसलिए हमें भव्यता नहीं। इसको ऐसे देख सकते हैं कि अगर पाकिस्तान में भी लोकतंत्र है, भारत में लोकतंत्र है, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि लोकतंत्र राजतंत्र की तरफ झुका है तो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर भारत के प्राइम मिनिस्टर से 100 गुना बड़े मकान में लेविश तरीके से रहता है। तो राजतंत्र में लेविशनेस रहती है, और लोकतंत्र में क्योंकि माना जाता है कि यह राजा जनता का सेवक है, तो सेवक बहुत ज़्यादा लेविश तरीके से नहीं रह सकता। अगर कोई सभ्यता हमें सादगीपूर्ण दिखाई दे रही है तो इस बात का इंडिकेशन है कि वो सभ्यता निश्चित तौर पे लोकतंत्र की ओर झुकी हुई है। और लोकतंत्र के सिम्टम्स और हैं। लोकतंत्र समतामूलक समाज है तो वहाँ महिलाओं को ज़्यादा अधिकार मिलते हैं जी। और सिंधु घाटी सभ्यता में मैं हमेशा कहता हूँ सामान्य परिस्थितियों में कि महिलाओं के अधिकार मतलब है 2-3 अधिकार उनके मेन। पहला, पढ़ने का अधिकार, महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर पढ़ने का अधिकार। दूसरा, कपड़े स्वतंत्र रूप से पहनने का अधिकार, जो उनका मन हो वो पहने। और तीसरा, पति चुनने का अधिकार। अगर किसी समाज में महिलाओं को ये 3 अधिकार पुरुषों के बराबर प्राप्त हैं या लगभग बराबर प्राप्त हैं तो मान लीजिए कि उस समाज में लोकतंत्र आवश्यक है। वर्तमान समय से आप तुलना कर सकते हैं, तालिबान की सरकार में राजतंत्रात्मक व्यवस्था आई, शरिया कानून जैसी व्यवस्था आई, महिलाओं को बुर्के के अंदर बंद कर दिया गया। वही तालिबान के पहले जो शासन व्यवस्था थी, जहाँ बेहतरीन इस्पात है, जहाँ लड़कियां मॉडर्न कपड़े पहन सकती थी, मॉडर्न एजुकेशन ले सकती थी। यानी लोकतंत्र ही महिलाओं को अधिकार प्रदान करता है, प्राचीन हो या आधुनिक व्यवस्था हो। और मेसोपोटामिया में कुछ जो प्रमाण मिले हैं वहाँ महिलाओं को अपना चेहरा ढक के रखने के भी प्रमाण मिले हैं। तो ये चीज़ जहाँ महिलाओं को ढक के रखा जाता है तभी आता है जब उनको संपत्ति माना जाता है, और राजतंत्र में ये चीज़ आती ही आती है। तो ये सारे जो अभी कंपैरिजन किए गए ये इस बात की ओर इंडिकेशन देते हैं कि हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कोई अल्प विकसित सभ्यता नहीं थी, बल्कि विकास की चरम अवस्था की लोकतंत्रात्मक सभ्यता रही होगी। बिल्कुल, और लोकतंत्र इसीलिए हमारे पास शब्द भले ना हो लोकतंत्र का, लेकिन जो सिम्टम्स ऑफ लोकतंत्र हैं, लोकतंत्र के जो पैरामीटर्स हैं वो हम 5000-6000 साल पहले भी मानते
थे, या 4000-5000 साल पहले भी हम मानते थे। हमारे डीएनए में लोकतंत्र है। जी। विश्व को लोकतंत्र हमने दिया, विश्व को ड्रेनेज सिस्टम हमने दिया, विश्व को शहरीकरण हमने दिया, विश्व में महिलाओं को बराबर स्थान। सिंधु घाटी सभ्यता में जो मूर्तियां मिली हैं वहाँ पर महिलाओं के फैशन से लेकर के जो आधुनिक फैशन है, लिपस्टिक तक लगाने की चन्नू दाड़ों से मिली है। यस, बिल्कुल सही बात है। और अगर उनके जेवर देखें, मन के बनाना सबसे बड़ा शिल्प कार्य था सिंधु सभ्यता में, और बीड्स का जेवरों के अलावा और कोई उपयोग नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि ज्वेलरी और फैशन कितना हाई लेवल का रहा होगा, और ये विकसित सभ्यता की ही निशानी है, जहाँ लोग अपने शरीर को ऑर्नामेंट्स के द्वारा ढकते हैं और पहनते हैं। मतलब फैशन हाईली फैशनेबल। क्योंकि देखिए पेट भरा होगा तो फैशन करेंगे, अगर इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है तो ही फैशन पे जाएगा ना, वरना तो हमारी जरूरतें खाने पीने में ही खर्च हो जाती हैं। तो जो इंडस वैली है ये एक तरह की, इससे ये भी पता चलता है कि कितनी समृद्ध व्यवस्था है। जी सर, यहाँ पे मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी कि एक परीक्षार्थी के रूप में या इंटरव्यू के एस्पिरेंट के रूप में अगर हमसे ये सवाल इंटरव्यू बोर्ड में पूछा जाता है, तो हम अपने उत्तर को, सिंधु सभ्यता के बारे में कुछ भी पूछा जाए तो हमें अपना उत्तर किस तरह से देना है। हमारे पास एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि हम में कहकर, क्योंकि सिंधु सभ्यता पूरी तरह नहीं खोजी गई और हमारे पास बहुत सारे सिम्टम्स हैं, हम जो भी सोचते हैं उसमें में भी ऐसा हो सकता था कह करके हम अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लिपि पढ़ी नहीं गई जी। और जो सिम्टम्स मिले उसको एक्सप्लेन करने का अधिकार अलग अलग है। एक विदेशी सिंधु घाटी सभ्यता की उन्हीं सिम्टम्स के आधार पर कुछ दूसरा बताएगा, उसकी स्वतंत्रता है, और एक भारत का व्यक्ति उसी सिम्टम्स के आधार पर उसको दूसरी तरह से एक्सप्लेन कर सकता है। जी, तो आप परीक्षार्थी होने के नाते आपके पास ये स्वतंत्रता है कि आप अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में प्रस्तुत कर सकते हैं। हाँ, और एक बात वही है, ट्रू सिटी और फॉल्स सिटी। ट्रू सिटी में आप देखेंगे इंडस वैली इसीलिए सिविलाइजेशन है क्योंकि यहाँ राइटिंग्स भी मिली हैं और सिटी भी है। और आप सब जानते हैं कि जैसे हम सब जानते हैं, ये बात हम बहुत कम इसलिए बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें समकोण पर काटती थी, ये बात सही है, लेकिन क्या समकोण पर सारी सड़कें काटती थी? नहीं, मुख्य सड़कें समकोण पर काटती थी। ये बात हमेशा याद रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता में आप रटा नहीं कह सकते, बस सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें समकोण पर ही काटती थी, ठीक है ना। इसमें कुछ और चीज़ें आपको अंदर बताना है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में जो हड़प्पा था, जो मोहनजोदड़ो शहर थे, इसमें किस मात्रा में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है, कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। लेकिन अगर हम छोटे शहर में जाएंगे तो पक्की और कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है पर कम, मड से बनी ईंटों का प्रयोग ज़्यादा हुआ जी, क्योंकि ईंटों को पकाना अपने आप में बहुत बड़ा संसाधन खर्च करने वाला काम था, चाहे श्रम के रूप में हो चाहे धन के रूप में हो। और कभी कभी तो ये लगता है कि ईंटें बनाना राज्य नियंत्रित था। बिल्कुल अवश्य रहा होगा, क्योंकि ईंटों का जो माप और आकार है और वो एक कोने से दूसरे कोने तक बिल्कुल एक जैसा है, बिल्कुल, तो ये किसी राज्य के नियंत्रण के बिना संभव नहीं। क्योंकि अगर शहर की दूरी 500 किलोमीटर दूर है और वहां दोनों जगहों पर ईंटें एक जैसी ही शेप और साइज में मिली है, तो इसका मतलब है कि वो कहीं न कहीं पर कंट्रोल्ड व्यवस्था द्वारा नियंत्रित थी। मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको ये समझाना चाहूंगी। फ्रांस, जो कि छोटा सा देश है, फ्रांसीसी क्रांति के बाद नेपोलियन ने जब 1804 में वहाँ सत्ता संभाली, तब जाके वहाँ उसने वेट, मेजरमेंट और टैक्सेशन के सिस्टम को यूनिफाइड किया, वरना फ्रांस के हर शहर में बांट, माप और मुद्रा व्यवस्था, टैक्सेशन सिस्टम अलग अलग था। अपने आप ही देखिए, लोकल में हम लोग ईंटा रख के अलग अलग तरीके से बांट माप अभी भी कर लेते हैं जी। तो इंडस वैली में मेजरमेंट अनुपात या ईंटों का अनुपात, ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई एक जैसी पूरी सभ्यता में मिलना, ये बताता है कि न केवल वहाँ ऑर्गेनाइज तरीके से काम होता था बल्कि सेंट्रली कंट्रोल्ड भी था। यहाँ तक कि वहाँ की जो मुद्राएं मिली हैं अलग अलग शहरों से, मिट्टी की, पकी हुई मिट्टी की जो सील्स, उनमें भी इतना यूनिफिकेशन है कि ऐसा लगता था कि एक ही जगह से बन करके ये सभी में वितरित हुई है। और फैशन भी, आपको जो कपड़े मिलते हैं, कॉटन मिलता है, कॉटन ऐसा कई जगहों से मिलता है। इंडस वैली में मतलब कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जितनी भी व्यापार थे वो राज्य को उसको कहीं न कहीं पर कंट्रोल करता था। बिल्कुल, और सर राज्य द्वारा व्यापार का नियंत्रण भी लोकतंत्र की ओर ही संकेत करता है, पूंजीवादी लोकतंत्रात्मक व्यवस्था। जैसे भारत में 1950 के बाद आप देखेंगे कि जब तक 1992 का समय नहीं आया तो कानपुर की जितनी मिल है, मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ से 1 किलोमीटर बगल में मिल है, एल्गिन मिल है, तो जितनी भी मिलें हैं वो राज्य नियंत्रित थी, लोग सिर्फ काम करते थे। जी, तो कुल मिलाकर के सिंधु सभ्यता एक लोकतंत्रात्मक
और व्यापार मूलक सभ्यता थी, ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है। और दुनिया को सबसे ज्यादा जो जेंडर इक्वलिटी की बात करने वाली सभ्यता थी, आज तक दुनिया का कोई राष्ट्र शायद सिंधु घाटी सभ्यता की जेंडर इक्वलिटी को पूरी तरह से पा नहीं पाया है, क्योंकि वहां पर महिलाओं को जो मूर्तियां मिली हैं उसमें कपड़े कभी कभी नाम मात्र के मिले हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अमेरिका जैसा समाज है वहाँ जो महिलाओं को स्वतंत्रता प्राप्त है, आज उससे भी ज़्यादा स्वतंत्रता कहीं न कहीं पर इंडस वैली में महिलाओं को मिल ही रही होगी, क्योंकि तन ढकना, तन कितना ढकेगा कितना खुलेगा, और जो फैशन एक्सपोजर है ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विषय है। और यहाँ पर अगर महिलाओं को स्वतंत्रता प्राप्त है तो आप सोचिए उनको कितने बराबर अधिकार दिए गए होंगे। और कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि क्या वैदिक सभ्यता में हमने जो स्त्री घर है और महिलाओं को जितने अधिकार मिले हैं, क्या हमने इंडस वैली से वैदिक में धीरे धीरे ट्रांसफर हुए, वही क्रम आगे आज तक भारतीय समाज में चल रहा है क्या? जी हाँ, बिल्कुल चल रहा है सर। और जब एक समाज कृषक समाज की ओर कन्वर्ट होता है, जो कि हमने वैदिक संस्कृति में देखा, तो उसमें स्वाभाविक तौर पे महिलाओं के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं जब वो घरों तक सीमित हो जाती हैं। तो जो भी महिलाओं के प्रति भेदभाव जिसको हम कहते हैं, मुझे लगता है कि वो कृषक समाज की मजबूरी है, कोई साजिश करके भेदभाव करके ऐसा कहीं कुछ नहीं किया। और इस पे हम आगे पर चर्चा नहीं करेंगे, इंडस वैली में रहेंगे, क्योंकि फिर भटक जाएगा। वैदिक में जाके फिर हम लोग इसमें किसी में बात करेंगे। आज हमने, क्योंकि यूट्यूब में एक टाइम लिमिट है, तो इंडस वैली में जो शहरीकरण है, शहर है, और थोड़ा सा महिलाओं की स्थिति है और मेसोपोटामिया से तुलना है, तो नगर नियोजन में और उनकी इकोनॉमी में हम लोगों ने थोड़ा सा परिचर्चा की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, ये सीरीज, इस तरह की जो प्रक्रिया जो हमने दोनों ने मिलकर प्रारंभ की है, आपको पसंद आता है, आप उसमें कमेंट करिए, तो हम लोग इसमें फिर इंडस वैली पे या और एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक पर थोड़ी सी परिचर्चा आप तक। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पे प्राप्त हो सके। क्योंकि बहुत लोगों ने कहा कि उन्होंने चैनल तो सब्सक्राइब कर लिया है लेकिन हमारा नोटिफिकेशन नहीं आता, तो नोटिफिकेशन तब आएगा जब आप घंटी भी दबाएं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि हम लोगों का प्रयास आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट अवश्य करें, अपनी डिमांड बताएं जिससे हम आप तक आपकी डिमांड को पूरा कर सकें। पसंद नहीं भी आया है तो भी कमेंट करें और बताएं कि इसमें क्या कमी है, उसको भी हम ठीक करेंगे। दोस्तों, आज हम लोग अपनी इस चर्चा को यही विराम देते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।